नमस्कार दोस्तों, बात मुलाकात की इस खास सीरीज में हम लेकर आए हैं खास वार्ता देश के प्रसिद्ध कवि, युवा कवि, साहित्यकार डॉक्टर आत्मारंजन जी के साथ। आत्मारंजन जी हिमाचल प्रदेश के शिमला में हैं। ये व्याख्याता हैं और इसके अलावा मूल रूप से ये प्रतिरोध की कविताओं को लिखने के लिए जाने जाते हैं। कविताओं से आप इनके ज़रूर परिचित रहे होंगे और इन्हें जानते रहे होंगे, लेकिन इस वार्ता का एक ख़ास मकसद है कि आप आत्मारंजन जी को कुछ और व्यक्तिगत तरीके से जान सके। तो आत्मारंजन जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस शो बात मुलाकात में। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर कोई ये जानना चाहे कि आत्मारंजन जी कौन है, क्या है, तो अपने आप के बारे में आप क्या परिचय देना चाहेंगे? नमस्कार रंजीता जी और सभी मित्रों को भी नमस्कार। आपका सवाल है कि मेरा अपना परिचय क्या होना चाहिए जी। मुझे लगता है एक कवि का असली परिचय उसकी कविताएं होती हैं और वो जितना अपनी कविताओं में होता है सबसे ज़्यादा वो अपनी कविताओं में होता है। उसमें वो निजता भी होती है और सामाजिकता भी होती है, तमाम तरह की उसके जो स्वाभाविक है कि आत्मसंघर्ष भी है या उसकी अपनी लड़ाइयाँ भीतर की भी और बाहर की भी, और अपनी खुशियाँ भी, अवसाद भी, तमाम तरह के जीवन के आस्वाद कविताओं में मौजूद रहते हैं, संवाद में। तो जैसा कि आपने सुना कि बतौर कवि आत्मारंजन जी चाहते हैं कि उन्हें उनकी कविताओं से जाना जाए। तो आत्मारंजन जी, इसी प्रश्न से मैं आपके दूसरे प्रश्न पे आती हूँ कि बचपन से अब तक में एक कवि के रूप में आपकी यात्रा क्या रही, कैसी रही, और अभी जिस आत्मारंजन को हम लोग जानते हैं उसके विकसित होने में और यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या पड़ा हुआ है? जी, कविता के साथ जुड़ाव या साहित्य या सृजन के साथ जुड़ाव, जिस तरह की कविताएं हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अनायास एक प्रतिभा के विस्फोट की तरह कविता उनके पास आई। मेरे पास इस तरह से कविता नहीं आई, प्रतिभा के विस्फोट की तरह नहीं आई, बल्कि एक बहुत साधारण किसान परिवार से मैं आता हूँ, कृषि पृष्ठभूमि से आता हूँ, और मेरे पास ये ज़रूर है कि कुछ श्रम के संस्कार मेरे माता पिता से आए, और श्रम के संस्कार के साथ ही कुछ जीवन मूल्य भी उससे जुड़े हुए। श्रम का जो संस्कार है मुझे मेरे माता पिता से ही आए। पर्वतीय परिवेश में एक किसान अपने किसानी को, अपने घर परिवार को जिस तरह से चलाता है, आप मूल जीवन किस मूल्य। जगह से? जी, मैं शिमला से ही हूँ। शिमला के निकट हरी चोटी चनारडी मेरा गांव है, यहाँ से कोई 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो स्वाभाविक है कि पर्वतीय जीवन के संघर्ष बचपन से आए हैं, और मेरा जो घर है वो थोड़ा सा गांव से थोड़ा ऊपर है, और इस तरह से थोड़ा एकांत भी रहा है। वो सारी चीज़ें जो मनुष्य ने कहनी होती है, तो या तो हम सबकी जो संवेदनात्मक धरातल होता है भिन्न भिन्न होता है। तो कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे किसी से कहनी है, लेकिन वो जो सुनने वाला है वो उस शिद्दत से, उस स्तर पर उस बात को सुन नहीं रहा है। तो फिर इस तरह से धीरे धीरे कविता की तरफ मेरा जुड़ाव हुआ कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ उसे दर्ज होना चाहिए कहीं, कि वो दूसरे पाठ के लिए भी बचा रहे या किसी और व्यक्ति के लिए भी बचा रहे। जो सामान्य वाला मनुष्य है, अगर वो उसके पास पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, वो किसी और पाठ के लिए या किसी और समय के दूसरे बिंदु के लिए वो बचा रहना चाहिए। इस तरह से कविता की तरफ जुड़ाव हुआ। अगर आप ठीक याद करें तो सबसे पहले कब, किस वक्त आपने कविता लिखनी शुरू की? ये तो ठीक से नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि बचपन से ही मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ था, रुचि थी। स्कूल के समय से ही रुचि थी। फिर संजौली महाविद्यालय यहाँ शिमला में है, वहाँ पर जब मैं पढ़ रहा था तो अच्छी कविताओं से पढ़ते पढ़ते एक तरह से उनसे वाबस्तगी बनी, और अच्छी कविता के पाश में मैं धीरे धीरे बंधता चला गया। और रंजीता जी, आप स्वयं कवि हैं, आप जानती हैं कि एक अच्छी कविता की तरफ जिस शिद्दत से हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो वो काव्य विधा या वो कविता भी हमारी तरफ उतनी शिद्दत से बढ़ती है, और फिर हमें वो अपने बाहुपाश में बांध लेती है। तो हिंदी के भी और विश्व कविता के भी अनेक कवियों ने मुझे इसी तरह से अपने पाश में बांधा, और मैं निरंतर कविता की तरफ मुड़ता चला गया। प्रतिभा के विस्फोट की तरह नहीं, धीरे धीरे विकसित होती गई रुचि के। कॉलेज में था तो कॉलेज की प्रतियोगिताओं में, और मुझे कई पुरस्कार भी उस समय मिले, जैसे कि आम युवा को होते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि कॉलेज में रहते ही मैं अच्छी पत्रिकाओं में मेरी कविताएं छपना शुरू हो गई।
तो इसका मतलब ये है कि अपने अध्ययन काल में आत्मारंजन जी कवि आत्मारंजन के रूप में मशहूर होने लगे थे। पत्रिकाओं में छपने का मतलब होता है कि एक पहचान बन जाती है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपने पहले काव्य संग्रह के बारे में बताएं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे बताया है कि मेरा एक ही काव्य संग्रह आया है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए कि जब हम बहुत ज़्यादा प्रचुरता और बहुलता में नहीं लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत ठहर कर और कुछ बहुत बेहतर और अच्छा सृजित करते हैं। तो मैं हमेशा से इन तरह की चीज़ों को लेकर थोड़ा एक अलग सा आस्वाद महसूस करती हूँ कि जो कवि बहुत रुक कर ठहर कर लिखता है उसकी कविताओं में एक बहुत व्यापक स्तर का जो भावनाओं की एक अनुभूति होती है वो आती है। तो मैं चाहती हूँ कि जो इनका काव्य संग्रह है उसके बारे में आप लोग जानें। कविता संग्रह, हालांकि जो मेरी पहली किताब आई 2011 में अंतिका प्रकाशन से पगडंडियाँ गवाह हैं, ये कविता संग्रह आया। लेकिन ये कविता संग्रह 2011 में आया, लेकिन ये जो यात्रा थी ये पिछली सदी के अंतिम दशक के शुरू लगभग प्रारंभिक दौर से शुरू हो गई थी। और अनेक पत्र पत्रिकाओं में, जैसे मैंने कहा, पहल में भी मेरी कविताएं छप चुकी थी संग्रह आने से पहले। तो मित्रों ने, सुरेश सेन निशांत मेरे बहुत प्रिय मित्र, जब भी घर आते थे, यहाँ श्रीनिवास श्रीकांत हैं, केशव जी हैं, जब भी घर आते थे तो कहते थे कि भाई पत्रिकाओं में बहुत सारी कविताएं पढ़ी हैं, उनको इकट्ठा करें और संग्रह आना चाहिए। तो 2011 में ये संग्रह आया और मुझे बहुत, मेरे जैसे एक हिंदी पट्टी से दूर पार के एक व्यक्ति के लिए ये बड़ा सुखद भी है कि हालांकि उससे पहले पहल, वागर्थ, ज्ञानोदय, इन तमाम पत्रिकाओं में छप चुका। लेकिन ये बहुत गौरतलब बात है कि इस एक संग्रह ने इन्हें बहुत यश, बहुत प्रसिद्धि दी। और मुझे लगता है कि अभी हम जो देश के युवा शीर्षतम कवियों का अगर नाम लेते हैं तो आत्मारंजन जी के नाम को छोड़े बिना वो लिस्ट पूरी नहीं होती। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है ये एक सीख भी है कि आजकल एकदम जो एक दौर, एक होड़ सी शुरू हो गई है कि हम कितनी किताबें लिख लें। तो मुझे लगता है कि पाठकों तक पहुँचने के लिए एक किताब भी पर्याप्त है, चूँकि वो अगर स्तरीय है तो इस हद तक पाठकों के दिल में उतर जाती है। और कई बार हम 20, 25, 50 किताबें लिख कर भी अपने आम पाठकों तक नहीं पहुंच पाते। तो मेरा आशय यही था, मैं इसीलिए जानना चाह रही थी कि आप मुझे ये बताएं कि ये पहले काव्य संग्रह से अभी अब फिर उसके बाद की लगभग 10 साल जो बीते हैं, इस बीच का अनुभव क्या रहा है? जी, पहला कविता संग्रह 2011 में आया और उस पर जो प्रतिक्रियाएं मिली वो बहुत उत्साह बढ़ाने वाली प्रतिक्रियाएं थी। मेरे जैसे दूर पार के एक व्यक्ति की किताब पर, नामवर सिंह जी दूरदर्शन पर जो शब्द निरंतर कार्यक्रम आता था, उसमें उन्होंने 10 मिनट, जैसे वो किसी एक चर्चित पुस्तक पर बात करते थे, तो उन्होंने बड़ी विस्तार से उस पर बात की। मैनेजर पांडे, मदन कश्यप जी, बलराम जी, तमाम लोगों ने, युवाओं में भी अरुण होता जी, जितेंद्र श्रीवास्तव जी, तमाम लोगों ने विस्तार से लिखा इस संग्रह पर और ये मेरे लिए बहुत सुखद भी था। अभी पंजाबी के जो सम्मानित, अकादमी सम्मान से सम्मानित कवि हैं अमरजीत मौमके जी, उन्होंने इसका पंजाबी में पूरा अनुवाद, वो छप करके किताब पंजाबी में आ गई है। और बहुत सारी भाषाओं में इसके अनुवाद, इसकी अनेक कविताओं के अनुवाद हुए। तो स्वाभाविक है, ये उत्साहवर्धन तो होता ही है, प्रेरणा मिलती है जब आपके किसी लिखे हुए को दूर पार पढ़ते हैं लोग और उस पर काम करते हैं, स्वाभाविक अच्छा लगता है। तो ये यात्रा इस तरह से, हालांकि मैं बहुत अधिक लिखने वालों में नहीं हूँ और 2011 से लेकर के अभी तक कोई दूसरी किताब नहीं आई। हाँ, ये ज़रूर है कि अब दूसरी किताब 22 में ज़रूर है। 22 में ज़रूर आएगी और ये खुशखबरी है। इसके साथ ही मैं ये बताऊं कि आत्मारंजन जी की कविताओं में सिर्फ निजी कोरी भावुकताएँ ही नहीं हैं, वो समाज के पक्ष से बहुत गहरे तक जुड़े हुए हैं। प्रतिरोध के सशक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो आत्मारंजन जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रतिरोध एक निजी अभिव्यक्ति है, इसकी स्वायत्तता से आपका क्या आशय है? प्रतिरोध बचा रहना चाहिए, प्रश्न बचा रहना चाहिए, क्योंकि प्रश्न अगर बचा रहेगा तो हमारा मनुष्य बचा रहेगा। और प्रश्न का बचा रहना यथास्थितिवाद का बचा न रहना है, यानी कि यथास्थितिवाद को तोड़ना। तो मुझे ये लगता है कि एक तो वैचारिक लोकतंत्र मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, उसका स्पेस जीवन में ज़रूर बचा रहना चाहिए। और प्रतिरोध जो है उसी वैचारिक लोकतंत्र में से उपजता है और इसके लिए जितना स्पेस बना रहेगा, मनुष्यता स्वाभाविक है उतनी ही खुले में सांस ले पाएगी
और यदि प्रतिरोध के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो हम लोग एक बहुत अंधकूप में घुस करके कहीं बहुत विकृत समय में पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है प्रतिरोध के लिए स्पेस बना रहना चाहिए, तभी हमारे मनुष्य और मनुष्यता का बचा रहना संभव है। और किसी भी कवि के अंदर प्रतिरोध के विषयों पर लिखने और सोचने का मादा तभी होता है जब वो समाज से इतने संवेदनशील तरीके से जुड़ा रहता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं खुद भी कविताएं लिखती हूँ, तो प्रेम, पीड़ा, प्रतिरोध, ये सब एक इस तरह की चीज़ें हैं जिन पर एक भावुक कवि जो है वो निश्चित तौर पर लिखता है। और मेरे ख्याल से कवि होते वक्त मनुष्य होना बहुत ज़रूरी होता है, और मनुष्यता को बचाए रखने के लिए इन्होंने जो कहा कि प्रतिरोध का तेवर जो है वो हमारे अंदर बचा रहना चाहिए। बीच में टोक रहा हूँ जी, आपने कहा प्रेम बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये मानता हूँ कि प्रेम वो भी अपने आप में प्रतिरोध का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि प्रेम व्यक्ति यथास्थितिवाद देता है कि हम और यथास्थितिवाद को तोड़ता भी जी, है, यथास्थितिवाद को तोड़ता भी है, जड़ता को भी तोड़ता है कहीं ना कहीं। प्रेम हमें एक नई और अच्छी और सुंदर दुनिया की तरफ लेकर के जाता है। वो अपने आप में प्रतिरोध का एक बहुत बड़ा आयाम है। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, और मैंने अपनी कविता में भी लिखा है कि दुनिया के सारे विमर्श प्रेम से ही उपजते हैं, और आत्मा रंजन जी से इत्तेफाक रखते हैं, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, अभी जो एक हिंदी साहित्य में कविता को लेकर आप कैसा महसूस करते हैं, जो इस वक्त का परिप्रेक्ष्य है उसमें आप क्या पाते हैं? आप हिंदी साहित्य में कविता को किस तरह की स्थितियों से जूझता हो पाते हैं? हिंदी साहित्य में कविता की स्थिति मुझे आश्वस्तकारी लगती है। बहुत तमाम तरह के लोग कविताएं लिख रहे हैं, अच्छी कविताएं आ रही हैं, और हालांकि बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह की धाराएं हैं, अंतर्धाराएं हैं, कुछ छद्म भी है। ये भी इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी आज की हिंदी कविता है उसका मूल स्वर मुझे जो लगता है वो अग्रगामी और प्रगतिवादी ही है कविता का। और ये एक सुखद भी है कि हम लोग यथास्थितिवादी कवि नहीं हैं, या हम सत्ता और प्रतिष्ठानों को महिमामंडित करते हुए कवि नहीं हैं। हमारे समय में सशक्त ढंग से प्रश्न उठाने वाले कवि हैं। अपने समय की जड़ता को तोड़ने के लिए पूरे साहस के साथ कविता लिखी जा रही है। तमाम तरह के कवि हैं, हालांकि बहुत सारी जल्दबाजी में भी कुछ लोग हैं, और एक तरह से एक स्टारडम वाली स्थितियां भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो उसकी धारा को कम करती है। लेकिन बावजूद इसके तमाम छल छद्मों के बावजूद भी कविता ताकत के रूप में हमारे साथ है, शक्ति के रूप में हमारे साथ है। हमारी यथास्थितिवाद को अग्रगामिता की तरफ ले जाती हुई एक बहुत ताकत की तरह हमारे साथ कविता है। पिछले 2 अंकों से लगातार हम हिमाचल प्रदेश के साहित्यकारों को ज़्यादा से ज़्यादा कवि कुंभ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, और इस प्रयास में हमने देखा है कि यहाँ पे इतने दूर दराज में होकर भी हिंदी साहित्य जो है वो पूरी तरह से अपने उफान पे है। मतलब यहाँ मैंने उस तरह की चीज़ नहीं महसूस की जो एक रीजनल लेवल पे एक संकट वाली जो स्थिति होती है हिंदी के साथ, यहाँ ऐसा नहीं है। आपको क्या कभी ऐसा लगता है, जैसे कि अमूमन आक्षेप लगते हैं कि दिल्ली में दिल्ली का एक कम बेहतर कवि भी बाहर के एक ज़्यादा बेहतर कवि से ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, तो ये एक विवादास्पद प्रश्न रहा है। मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँ। देखिए, ये बात पूरी तरह से निराधार है ऐसा भी नहीं है, और बिल्कुल ऐसा ही है ऐसा भी नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि साहित्यिक सत्ता केंद्र है। जैसे पहले और शहर हुआ करते थे, भोपाल था, बनारस था, आज दिल्ली है, तमाम पत्रिकाएं दिल्ली से निकलती हैं, तो उसका लाभ तो वहाँ रहने वाले कवि को मिलता ही है। वो मिलना जुलना तमाम बड़े लोगों से, और जो सत्ता के जो प्रतिष्ठान हैं, साहित्यिक सत्ता के खासतौर पर, चाहे वो अकादमियाँ हैं या पत्रिकाएं हैं, तो उनसे निरंतर संपर्क में रहना, उसका लाभ तो निश्चित रूप से मिलता ही है। लेकिन वस्तुतः और अंततः मैं ये मानता हूँ कि हम सब लोग हिंदी के कवि हैं, और हिंदी पट्टी बहुत बड़ी है। हालांकि उसका विकेंद्रीकरण नहीं है, केंद्रीकरण ज़्यादा है, पत्रिकाएं वहाँ से निकलती है तो स्वाभाविक है। ये आपका ये कहना भी निराधार नहीं है। उन लोगों को लाभ ज़रूर मिलता है, और दूर की जो कवि हैं उन लोगों पर इतना केंद्रित ध्यान नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा ये मानना है कि
कि जो अच्छी कविता है वो अपनी पहुंच बना लेती है। अगर मेरी कविता को पहल छाप रही है, मेरी कविता को ज्ञानोदय, वागर्त, ये तमाम पत्रिकाएं छाप रही है, और मेरे लिए, मैं सबसे आपसे ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, मेरे लिए तो पत्रिकाएं ही सबसे बड़ा संबल है, क्योंकि हम दूर पार बैठे हुए हैं, एक तरह से मुख्य धारा की जो कविता है उसकी संगत से दूर बैठे हुए कवि हैं। तो मेरे लिए तो वही है एक रास्ता कि बेहतर पत्रिका में अगर कोई कवि, कोई संपादक छापता है और उस पर बहुत अच्छी लोगों की नज़र जाती है, तो मेरे लिए वो संबल की तरह है। ये बात मुझे बहुत सही कही कि कविता अपना रास्ता बना लेती है, पहुंच जाती है, लेकिन जो प्रश्न था वो कहीं ना कहीं लगातार हर एक हल्के से उठता है, इसलिए वो भी पूछना ज़रूरी था। इन सब के बाद मैं बस ये जानना चाहूँगी कि आगे के जीवन में आप अपने आप को साहित्य की दुनिया में कहाँ और किस स्थिति में देखना चाहते हैं? मतलब अपने साहित्य के प्रति आपकी आगे की अग्रिम योजनाएं क्या हैं? जी, मैं जिस तरह का, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मेरे बायोडाटा में बहुत सारी किताबों की एक सूची हो, ऐसा मेरा कभी प्रयास रहा भी नहीं। अन्यथा अगर देखिए आप 30 साल की लगभग की यात्रा, 25 साल की यात्रा में एक ही कविता संग्रह है, तो ऐसी पुस्तकों की सूची के बजाय मैं ये चाहता हूँ कि अच्छी कविता के साथ मेरा लगाव बना रहे, अच्छी कविता मेरे पास रहे। बल्कि मैं ये अच्छी शब्द भी हटा देना चाहता हूँ, ये चाहता हूँ कि कविता मेरे साथ रहे, कविता मेरे साथ रहे, कविता मेरे पास रहे। और उस पास होने में आप तमाम मित्र जो हैं वो मुझे स्वाभाविक है बल देते हैं। आप लोगों को लगता है कि कविता मेरे पास आ रही है, मौजूद है, अभी भी तमाम पत्रिकाओं में आ रही है, तमाम जगहों पे कविता आ रही है, नई कविताएं भी मैंने शुरू कर लिखी। तो ये कविता मेरे पास बनी रहे, क्योंकि आज का समय जो है हमारा, ये विचार और सृजन का विरोधी समय है, बाजार का समय है, पूंजीवाद का समय है, और काफ़ी हद तक जिसको हम कहते हैं कि एक ही तरह के विचारों को लादने का समय है। तो ऐसे समय, विकट समय में अगर कविता हमारे पास बची रहती है तो वो मुझे लगता है जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इस उपलब्धि को अपने साथ जीना चाहता हूँ कि कविता मेरे पास बनी रहे। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं कि कविता हमेशा आपके साथ रहे और आपके जीवन की ये अन्यतम उपलब्धियों में रहे। तो दर्शकों, आज आपने हम सबके, एक चीज़ मैं बीच में रोक करके कहूँ, आप बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, कवि कुंभ के रूप में आप लोग पत्रिका निकाल रहे हैं, और ये एक बहुत सार्थक हस्तक्षेप है। आज के दौर में पत्रिका निकालना भी अपने आप में बहुत दुष्कर कार्य है, मुश्किल कार्य है, कठिन कार्य है। ऐसे समय में जबकि साहित्य जो है उसको बहुत अधिक आम जीवन में लोग महत्व नहीं देते हैं, या यूँ कहूँ कि व्यावसायिकता की दृष्टि से वो कोई बड़ा लाभ का सबब नहीं है। ऐसे विकट समय में पत्रिका निकालना, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके लिए भी और कवि कुंभ के लिए भी। बहुत धन्यवाद आत्मा रंजन जी। जब आपने ये बात कही तो एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी। जैसे कि कल ही एक वरिष्ठ कवि ने मुझे कहा कि रंजीता, तुम ये एक तो साहित्यिक पत्रिका निकालती हो और साहित्यिक आयोजन में इतनी क्यों उलझी रहती हो, इससे तुम्हारा अपना लिखना पढ़ना कम हो जाएगा। थोड़ा सा मेरे लिए सोचने का विषय था। मैं भी कई बार महसूस करती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा अपना लिखना पढ़ना कम हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर जो एक ये साहित्यिक आयोजनों को लेकर एक ललक है, एक जो चाह है, मैं उसको कम नहीं कर पाती। तो बतौर मित्र मैं आपसे सच में आज इस शो में ये सलाह लेना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि रंजीता सिंह फलक को एक कवित्री के तौर पे फोकस करना चाहिए और इस तरह की साहित्यिक गतिविधियों से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, मैं मित्र के रूप में आपसे ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा कि जो तो कविता है, जब वो आपके पास आएगी तो आपको व्याकुल करेगी, वो दर्ज होने के लिए आपको व्याकुल करेगी, वो रात बरात कभी भी वो निकल आएगी। लेकिन जो ये एक्टिविज़्म है कि आप पत्रिका निकाल रही हैं, आप साहित्यिक आयोजन कर रही हैं, ये एक ख़ास तरह का एक्टिविज़्म है। इस एक्टिविज़्म की बहुत ज़रूरत भी है, और ये जो दखल है ये ज़रूर बना रहना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ज्ञान रंजन जी ने 125 अंक पहल के निकाले, उन्होंने अब क्योंकि अक्षम है शारीरिक रूप से तो उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन पहल एक ही है हिंदी में, और ज्ञान रंजन जी एक ही है। हालांकि वो कितनी बढ़िया कहानियाँ लिखते थे, कहानियों की थोड़ी बात अलहदा है, लेकिन कविता अपने आप को खुद भी दर्ज करो। आप इस विषय में थोड़ा निश्चिंत भी रहें, और आप थोड़ा सा संतुलन बना के, लेकिन पत्रिका और जो आपकी एक्टिविज़्म है उसको आप निश्चित रूप से जारी रखें। उसके अलग अर्थ हैं और व्यापक अर्थ भी हैं। जी,
मुझे इस बात को लेकर बहुत संतोष हुआ और कहीं न कहीं मैं थोड़े से एक दुविधा में जा रही थी कि क्या मैं अपने साथ कुछ गलत कर रही हूँ या मैं अपने अपनी जो एक साहित्यिक अभिरुचि है क्या मैं उसका गला घोट रही हूँ। पर मुझे लगता है कि अगर मैं कोई साहित्यिक आयोजन भी करती हूँ तो वो उसी अभिरुचि का हिस्सा है और मुझे आपने इस एक दुविधा से निकाला, इसके लिए आपका बहुत आभार आत्मा रंजन जी। और दर्शकों, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इस प्रवास में यहाँ के महत्वपूर्ण कवि आत्मा रंजन जी से आपकी बातचीत हुई। आप इनके बारे में कुछ भी विशेष जानना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रश्न करें और इनके बारे में, इनकी किताबों के बारे में, इनकी कविताओं के बारे में आपको अगर कुछ भी चाहिए होगा तो कवि कुंभ के वेबसाइट पे या कवि कुंभ के हमारे अपने ऑफिशियल ईमेल पे, फ़ोन पे आप हमसे जो जानकारी चाहे ले सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और उम्मीद है दोस्तों को आपको हमारी ये वार्ता बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में किसी खास मेहमान के साथ, तब तक के लिए विदा, शुभ रात्रि।